हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप एंड इंडिया, इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में पीरियड ऑफ रेनेसांस से लेकर कॉलोनियलिज्म इस पैरा तक आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा वर्ड टू वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक रीड करके। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 के एंड में हम लोग ने कॉलोनियलिज्म को पढ़ के एंड किया था। तो कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, इसमें एक जो कंट्री के लोग होते हैं वो कोई बहाने से, हो सकता है वो ट्रेड का बहाना हो या फिर कोई भी काम का बहाना हो, ये उस बहाने से किसी कंट्री में चले जाएंगे और धीरे धीरे करके उस कंट्री में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे और उस कंट्री पर कब्जा कर लेंगे और उसी कंट्री के लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। तो इसका एग्जांपल है ब्रिटिश भी इंडिया में ट्रेड के बहाने आए थे और ट्रेड के बहाने ये आते आते अपनी ढेर सारी कंपनीज खोलने लगे, अपने लोगों को बढ़ाने लगे और धीरे धीरे कर करके इन्होंने पूरे भारत पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे हमारा इम्पीरियलिज्म ये पैरा स्टार्ट करते हैं। इम्पीरियलिज्म मीन्स अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स ओवरऑल डोमिनेशन एंड एस्टैब्लिशिंग मेनी कॉलोनीज। तो अभी इम्पीरियलिज्म का यहाँ पे मतलब हमें दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, इम्पीरियलिज्म का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पावरफुल कंट्री जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को कंट्रोल करती है बाय एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल डोमिनेशन। मतलब ये अपना रूल उस कंट्री पे एस्टैब्लिश कर देती है और अपनी ढेर सारी कॉलोनीज़ बना लेती है। तो जो इम्पीरियलिज्म है ये थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे तो ये हमें कॉलोनियलिज्म से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जो इम्पीरियलिज्म जो वर्ड है। ठीक है, मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल प्रे टू दिस इंपीरियलिस्टिक एस्पिरेशन ऑफ यूरोपियन नेशंस। तो जो ये इंपीरियलिज्म है यानी कि वो सिस्टम जिसके अंदर एक पावरफुल कंट्री एक छोटी मोटी और गरीब कंट्री में जाके अपने डोमिनेशन जमा ले और उन्हीं लोगों के ऊपर उन्हीं लोगों को अपना गुलाम बना के उनसे अपने काम करवाए, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। तो अभी ये जो इंपीरियलिज्म था मोस्टली कौन सी कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करती थी, तो वो तो आपको पता ही है कि यूरोपियन नेशंस यानी कि जो ब्रिटिश होते थे वो मोस्टली इसको फॉलो करते थे। तो मैनी एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ढेर सारी कंट्रीज़ थी वो इसके चंगुल में आ गई, इन यूरोपियन कंट्रीज़ के। एशिया में तो आप ही जानते हो कि हमारा इंडिया है, फिर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसी कई सारी कंट्रीज़ इनके गुलाम में थी, इनकी गुलामी करती थी यूरोपियन नेशंस की। तो अभी देखते हैं हम आगे क्या दिया। इंपीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पहली वो कंपनी थी जिसकी वजह से या फिर आप बोल सकते हो जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपना राज इंडिया में जमाना शुरू किया, यानी कि इसी कंपनी से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़ावा दिया ब्रिटिशर्स को अपना रूल हमारे इंडिया में डालने के लिए। तो देयर वाज अ कंपटीशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। तो आपको तो पता ही है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बता दिया है कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो यूरोपियन लोग थे वो हमारे इंडिया में ट्रेड के बहाने से आए थे और ट्रेड के बहाने धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई हमारे इंडिया में और हम पे रूल करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया गया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो उनके बीच में कंपटीशन था कि कौन इंडिया में जो ट्रेड की मोनोपोली है उसको हासिल करे। ठीक है, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD। तो साल 1600 में यानी कि करीब आइए तो साल 2024 चल रहा है, यानी करीब 400 साल पहले जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने हमारे इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की ताकि वो इंडिया में अच्छे से ट्रेड कर पाए। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्परर जहांगीर। तो वो टाइम के मुगल एम्परर जो इंडिया के थे वो थे जहांगीर। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि आप अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी भारत में बना सकते हो। तो इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। तो अभी द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। तो अभी जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रेड होता था वो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होता था। अभी देखते हैं आगे क्या दिया था। ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो ब्रिटिश लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे यानी कि जो ब्रिटेन के पीपल थे और जो फ्रांस के पीपल थे उन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अभी हम देखते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर राइवल्स इन द कॉम्पिटिशन फॉर ट्रेड इन इंडिया।
तो देखो, जो हमारे इंडिया में जो भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करते थे, उनमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। यानी कि इंग्लैंड भी बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में ट्रेड करता था, फ्रांस भी बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में ट्रेड करता था। ठीक है। ड्यू टू दिस देर वर 3 वॉर्स फॉट बिटवीन देम विच आर नोन एज कार्नेटिक वॉर्स। तो अभी इसी ट्रेड, क्योंकि इंग्लैंड भी इंडिया में बहुत भारी ट्रेड कर रहा था, फ्रांस भी बहुत भारी पैमाने पे इंडिया में ट्रेड कर रहा था, तो इससे क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे का जो बिजनेस है उसे डाउन कर रहे थे। क्योंकि ये इंग्लैंड का कुछ हिस्सा फ्रांस ले लेता था ट्रेड में, और फ्रांस का कुछ हिस्सा इंग्लैंड ले लेता था ट्रेड में। तो अभी क्या हुआ है, इसी की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो गई। तो ये जो लड़ाई थी इसे हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। और ये ऐसी तीन वॉर्स लड़ी गई, तो हम इसे बोलते हैं कार्नेटिक वॉर 1, कार्नेटिक वॉर 2, कार्नेटिक वॉर 3। ठीक है। इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। तो अभी जो देखो, टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी कार्नेटिक वॉर में कोई भी एक कंट्री जीत गई। तो अब वो कौन सी कंट्री जीती? इंग्लैंड। तो क्योंकि इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया है इस वॉर में, तो इसीलिए अभी इंग्लैंड का कोई भी दूसरा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं था इंडिया में जो कि ट्रेड करे। देखो, मैंने आपको शुरू में बोला कि इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर थे। अब जब उन्होंने फ्रांस वालों को भगा दिया, तो अब तो वही अकेले बचे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। ठीक है। फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड, क्योंकि ये यूरोपियंस ब्रिटिश थे, इसीलिए इन्होंने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं इनके कंपटीशन में जो इंडिया में ट्रेड कर पाए। फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो अब देखो, जैसे ही ये जो यूरोपियन देश था ये जीत गया इंग्लैंड, तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे ये अपना दबदबा बनाने लगे हमारे इंडिया पे इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। तो ये सबसे पहले इन्होंने बंगाल में स्टार्ट किया। द बंगाल प्रोविंस, यानी कि बंगाल का जो स्टेट था, वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस प्रोविंस इन इंडिया। तो उस टाइम पे साल 1756 में हमारा जो बंगाल था वो उस टाइम का एक बहुत ही ज़्यादा नायाब, यानी बहुत अमीर और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे वाला स्टेट था। यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज़ वो टाइम पे मिल जाती, सबसे बड़े बड़े फोर्ट मिल जाते, यहाँ पे आपको बहुत आलीशान चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते वो टाइम पे आपको बंगाल में। आज तो हमारे पास बंगाल में कुछ भी नहीं है उतना खास, क्योंकि यही ब्रिटिशर्स हमारा सब कुछ लेके चले गए। इन 1756 AD सिराज उद दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। तो साल 1756 में जो सिराज उद दौला है ये बंगाल के नवाब बन गए। नवाब यानी कि आप एक तरीके से राजा ही बोल सकते हो। तो ये बंगाल के नवाब बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज्ड द ट्रेड कंसेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुगल एम्परर इन बंगाल प्रोविंस। तो अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे ही इंग्लैंड को पावर मिली, तो ये इतना बढ़ावा देने लगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इसे इतनी पावर मिल गई कि इसे जो परमिशन मिली थी, जो मुगल एम्परर जहांगीर ने उस टाइम पे इसे जो परमिशन दी थी, ये उससे ज़्यादा अपनी परमिशन को यूज़ करने लगी। यानी कि कैसे, मान लो अगर ब्रिटिशर्स को जहांगीर ने बोला कि आप 500 एकड़ पे अपनी फैक्ट्री बना सकते हो, तो ये क्या करते थे, ये 700, 750, 800 एकड़ ज़मीन पे अपनी फैक्ट्रीज बना देते थे। ये क्या करते थे, ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन ले लेते थे और उसके ऊपर अपनी फैक्ट्रीज बना देते थे। और अगर जहांगीर ने बोला कि आप खाली 10,000 रुपयों का ट्रेड कर सकते हो, तो ये 10,000 से ज़्यादा का ट्रेड करते थे। तो ऐसे ये अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे। The English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of नवाब। तो देखो, अभी इन्होंने अपनी इलीगल फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। इन्होंने जो बंगाल का नवाब था ना, उससे परमिशन भी नहीं ली, और बिना परमिशन के ये अपनी फैक्ट्रीज बंगाल में बनाने लगे ढेर सारी। तो इसीलिए हेंस सिराजुद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता। तो अभी क्या हुआ, इसीलिए क्योंकि सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, क्योंकि इन्होंने उसकी परमिशन नहीं ली और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वहाँ पे बना दी। तो इसीलिए इसने जो कोलकाता में जो फैक्ट्री बनाई गई थी इन ब्रिटिशर्स के थ्रू, इसने उस फैक्ट्री को कब्जा कर लिया। तो अब जैसे ही सिराजुद्दौला ने इस कोलकाता की फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया, तो ये इसका सारा फ़ायदा सिराजुद्दौला को जाता था। ठीक है। दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि सिराजुद्दौला ने इनकी फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया, इसीलिए जो इंग्लैंड वाले लोग थे इनके बीच में गुस्सा आ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफ़र
द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड हिम टू मेक द नवाब ऑफ बंगाल। तो अभी क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड वालों को गुस्सा आ गया था ब्रिटिशर्स को, तो इसीलिए ये सिराजुद्दौला से अपनी जो फैक्ट्री थी उसे वापस लेना चाहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, ताकत, दौलत, शोहरत सब इनके पास थी। तो इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव था ये उस टाइम का रूलर था इंग्लैंड का, तो इसने क्या किया, इसने मीर जाफ़र को इसने रिश्वत दे के ख़रीद लिया। इसने मीर जाफ़र को पैसे दे के ख़रीद लिया। और ये मीर जाफ़र कौन था, क्योंकि ये कमांडर था नवाब की आर्मी का। जो सिराजुद्दौला था उसके पास जो आर्मी थी, उस आर्मी का जो मेन कमांडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, अरे सॉरी मीर जाफ़र। तो क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को रिश्वत देके ख़रीद लिया, इसीलिए अब जो ये बोलेगा वही मीर जाफ़र करेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे क्या है, क्या हुआ। नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स मीट एट पैलेसी इन 1757 AD। तो साल 1757 में पैलेसी एक जगह थी जहाँ पर सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स यानी कि ब्रिटिश की जो आर्मी थी और सिराजुद्दौला की आर्मी मिले। लेकिन आपको तो पता है कि क्योंकि जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी उसको लीड करता था हमारा मीर जाफ़र, और इसको तो पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने खरीद लिया था। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफ़र द नवाब्स आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल। तो अभी क्या हुआ कि मीर जाफ़र के अंडर क्योंकि थे, और मीर जाफ़र ने अपने सारे सैनिकों को मना कर दिया था कि तुम यहाँ पे अटैक नहीं करोगे ब्रिटिशर्स की आर्मी के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से लड़ने आए, सिराजुद्दौला की आर्मी और ब्रिटिश की आर्मी, तो सिराजुद्दौला की आर्मी ने तो लड़ाई नहीं किया, उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। तो इसीलिए सिराजुद्दौला हार गया। तो क्योंकि सिराजुद्दौला के पास आर्मी ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे जीतेगा ब्रिटिश आर्मी से। ठीक है, और क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे पैसे भी दिए थे और ये भी बोला था कि अगर हम इस बैटल में जीत गए तो मैं तुम्हें नया नवाब बनाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉमिस के हिसाब से रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। नवाब तो मैंने आपको पहले ही बताया, नवाब मतलब एक तरीके का राजा होता है। ठीक है, मीर जाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, बट ही लेटर स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो देखो, ब्रिटिशर्स तो किसी के नहीं होते हैं, ये खाली अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो इसीलिए इसने मीर जाफ़र ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हेंस हिज सन इन लॉ यानी कि उसकी बेटी का जो हस्बैंड था मीर कासिम, जो इसकी बेटी का हस्बैंड मीर कासिम था, उसको नया नवाब बना दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसको अपनी जगह से हटा दिया गया मीर जाफ़र को। ठीक है, मीर कासिम ट्राई टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एंड हेंस वन अगेन मीर जाफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। तो अभी जब देखो, जब इसका जो सन इन लॉ था वो मीर कासिम, जब वो हमारा नवाब बन गया बंगाल का, तो उसने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी इनके साथ अच्छे से काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये खाली अपना फ़ायदा चाहते। देखो, पहले सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर खुद मीर कासिम ने भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ मीर कासिम वॉज, तो फिर मीर कासिम को इन्होंने अपनी जगह से हटा दिया और फिर से इन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। To resist the activities of British in Bengal, Mir Qasim Sirajuddaulah, the Nawab of Ayodhya and Mughal Emperor Shah Alam formed an alliance and ran a campaign। क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी इस समय तक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, इनके खिलाफ कोई अकेले लड़ाई नहीं कर सकता था। इसीलिए मीर कासिम सिराजुद्दौला नवाब ऑफ अयोध्या, उस समय पे जो अयोध्या का नवाब था, और मुग़ल एम्परर शाह आलम, वो टाइम का जो मुग़ल एम्परर था, ये चारों मिल के अपनी सेना बनाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक कैंपेन यानी कि एक मुहिम स्टार्ट कर दी। In 1764 AD, the Battle of Buxar was fought in Bihar. After this battle, British East India Company got the right to collect the revenue from Bengal province as per the Treaty of Allahabad. तो अभी देखो, इस बैटल में ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स जीत गए, इन्हें नहीं हरा पाए, ये चारों मिल के भी इन्हें नहीं हरा पाए। तो अभी इस बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट भी मिल गया कि वो लोगों से रेवेन्यू ले बंगाल में जो प्रोविंस थी उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करे। ठीक है, मतलब कि जो इन्होंने ढेर सारी फैक्ट्रीज, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, यानी कि जब इन्होंने अपनी वॉर स्टार्ट की थी मीर कासिम सिराजुद्दौला अयोध्या के नवाब और मुग़ल एम्परर ने, तो तब तक इन्होंने ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू रोक दिया था, यानी कि जो फैक्ट्री से ब्रिटिशर्स को जो फ़ायदा होता था वो ज़्यादा था इनकी कंट्री में। तो जब तक ये लड़ाई चल रही थी तब तक इन्होंने इनका जो पैसा था वो रोक दिया था। जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई, ब्रिटिशर्स जीत गए, इन्होंने वापस अपना पैसा वहाँ से लेना शुरू कर दिया, वो जो फैक्ट्री थी बंगाल में, वही फैक्ट्री से। एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में जो इन्होंने ट्रीटी साइन की थी उसके अकॉर्डिंग
इन दिस मैनर फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लेड। तो देखो ये पहला ऐसा इंस्टेंट था जिसमें 4 महाराजा मिलकर भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाए। तो ये शुरुआत थी ब्रिटिश राज की हमारे भारत में। तो ये सबसे पहला हमारे ब्रिटिशर्स का बैटल था जो इंडियंस के खिलाफ हुआ था, और इसमें इन्होंने इंडिया को एकदम बुरे तरीके से हरा दिया था। तो इसी से ये अपनी ताकत उस समय पर दिखा रहे थे। ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। तो अभी मैसूर एक जगह है, ब्रिटिश मैसूर में जो स्ट्रगल हुआ था वो हम देखने वाले हैं इस पैरा में। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट। तो मैसूर जो स्टेट था वो टाइम पे इंडिया का, इसके जो नवाब थे वो थे हैदर अली। रिबेल्ट एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। तो अभी ये हैदर अली, ये जो हमारे हैदर अली थे, ये थोड़े पावरफुल एम्परर थे, इसीलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये उनकी आलोचना की और मैसूर के स्टेट को इन्होंने अपने काबू में कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टिपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। तो अब जैसे ही हैदर अली की डेथ हो गई तो इसका जो बेटा था टिपू सुल्तान, ये बन गया हमारे मैसूर का रूलर। तो देखो जब तक हैदर अली थे तब तक ये ब्रिटिशर्स मैसूर की जगह पर काबू बिल्कुल नहीं कर पाए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर थे। अभी देखते हैं इनके बेटे ने कैसे संभाला। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, इन्होंने अपने पूरे जज्बे के साथ लड़ाई कर दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ताकि वो मैसूर पे उन्हें ब्रिटिशर्स को काबू नहीं करने दे। एट द एंड टीपू सुल्तान डाइड इन बैटल एट श्रीरंगन पात्रा पटना। तो देखो जो टिपू सुल्तान थे आखिरी में, अब ये इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस बैटल में, लेकिन आखिरकार इनकी डेथ हो गई 1799 में। इन दिस मैंने ब्रिटिश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ मैसूर टेरिटरी। तो देखो सबसे पहले जो हैदर अली थे इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई करके ब्रिटिश जो मैसूर का जो जगह थी उसे अपने काबू में कर ली। इसके बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस जगह को अपने काबू में किया और ये अपनी मरते दम तक इस जगह को किसी के हाथ में नहीं जाने दिया। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए, ब्रिटिशर्स ने वापस इस जगह पे अपना काबू कर लिया। British control over the Sindh. To strengthen the British power in India, English turned their attention towards northwest frontier. तो ये जो northwest frontier, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें अपनी पावर इंडिया में थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी थी, इसीलिए जो इंग्लिश लोग थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स ही थे, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ अपना ध्यान कर दिया ताकि वो उस जगह पर भी जाके अपना काबू कर सके। दे फियर दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान एंड हेंस द इंग्लिश स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग द इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। तो अभी जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये जो यूरोपियंस थे, इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट करना शुरू किया। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये देखो मैं इंडिया का एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप बस आपके समझने के लिए। तो ये देखो ये हमारा इंडिया है। आप इस ड्राइंग पे आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हमारे इंडिया का टॉप मोस्ट पार्ट है, कश्मीर, गुजरात, ये केरला, तमिलनाडु, और ये हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो क्या हुआ कि जो ये है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो अभी इस जगह पे अफगानिस्तान कंट्री सिचुएटेड है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है यानी कि ये वाला रीजन, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे क्योंकि इन्हें डर था कि रशिया हो सकता है इंडिया पे यहाँ से अटैक कर दे और इन ब्रिटिशर्स को भगा दे अपनी जगह से। द रूट टुवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट थ्रू सिंध। अभी जो सिंध ये जो जगह है, इसी जगह के थ्रू जो रास्ता था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ये पास होता था। द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंध एंड हेंस कैप्चर्ड इन 1843। तो अभी इन ब्रिटिशर्स को यही सिंध जगह का इंपॉर्टेंस पता चली। क्योंकि इन्होंने सोचा अगर हमने सिंध जगह को ही कैप्चर कर लिया तो इंडिया में आने की कोई जगह ही नहीं बचेगी और हम अफगानिस्तान से जो भी आर्मी आएगी उसे वहीं पर रोक लेंगे। इसीलिए साल 1843 में इन्होंने इस जगह को कैप्चर कर लिया। फॉल ऑफ सिख पावर। तो अभी इस पैरा में हम क्या देखने वाले हैं कि सिख पावर कैसे नीचे गई, कैसे सिख पावर का जो इन्फ्लुएंस, देखो पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स से पहले भी सिख का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था इंडिया पे और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में कैसे इनकी पावर गिरी हम इसे देखेंगे अभी। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वॉज इन द हैंड्स ऑफ रंजीत सिंह। तो जो पूरा पंजाब का जो स्टेट था वो रंजीत सिंह इस राजा के हाथ में था 19th सेंचुरी में। आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन यानी कि उनका छोटा बेटा दिलीप सिंह केम टू द थ्रोन। तो इनका जब से इनकी डेथ हुई, इनका जो छोटा बेटा दिलीप सिंह था वो राजगद्दी संभालने लगा। ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर क्वीन जिंदान लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स। तो अभी जो इसकी मम्मी थी
जो दिलीप सिंह की मम्मी थी वो नॉर्मल जो स्टेट में यानी कि जो पंजाब स्टेट में जो छोटे मोटे जो अफेयर्स होते थे ये उन्हें सही करते थे, बट कुड नॉट कीप द कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स। लेकिन ये ऑफिसर्स को अपने कंट्रोल में सही से नहीं रख पाए। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन ब्रिटिश ब्राइब्ड सम ऑफ द सिख सरदार। तो देखो इनकी मम्मी तो बहुत अच्छे से सब कुछ अफेयर संभाल पाते थे, लेकिन ये सही से ऑफिसर को अपने काबू में नहीं रख पाए। इसीलिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिश्वत देकर इनके ऑफिसर्स को खरीद लिया। तो अभी क्या हुआ, द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश। तो अभी क्या हुआ, जैसे ये इनके रिश्वत देने लगे ये ब्रिटिशर्स को, सिख कम्युनिटी को ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स हो सकता है पंजाब पे अटैक कर दे। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स जो पंजाब में जो लोग थे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दी। In first Anglo Sikh War, the Sikhs were defeated. तो देखो पहली वॉर में तो जो सिख लोग थे वो डिफीट हो गए थे, बट दिलीप सिंह रिमेन्ड ऑन द थ्रोन। लेकिन वो दिलीप सिंह को अपनी राजगद्दी से नहीं हटा पाए। देखो ब्रिटिशर्स ने तो हरा दिया पहली वॉर में, लेकिन वो अभी भी इतना सिख लोगों को कमज़ोर नहीं कर पाए थे कि वो दिलीप सिंह को अपनी राजगद्दी से हटा पाए। बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ओवर पंजाब वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सिख। लेकिन देखो भले ही ये सिख हार गए वॉर में, लेकिन इन्हें अभी भी ये मंजूर नहीं था कि ब्रिटिशर्स हमारे पंजाब के स्टेट पर कब्जा करें। मूल राज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश। तो अभी जो मूल राज है ये ऑफिसर था मुल्तान का। मुल्तान एक वो टाइम के छोटे से राजा थे पंजाब के, ठीक है। तो अभी इनका जो ऑफिसर था ये इंग्लिश के खिलाफ अपना एक वॉर डिक्लेयर इन्होंने भी कर दी। 1000 ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। तो हज़ारों की संख्या में जो सिख के सोल्जर्स थे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी वॉर डिक्लेयर कर दी। इन द सेकेंड वॉर सिक्स हैड टू फेस डिफीट अगेन। तो अभी देखो दूसरी लड़ाई में भी सिख को जो सिख पीपल थे उनको डिफीट का सामना करना पड़ा। देखो पहली वॉर में तो ये हारे ही थे, फिर दूसरी वॉर में भी ये हार गए। तो इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। क्योंकि देखो बार बार हर एक वॉर में क्योंकि सिख लोग हारते जा रहे थे इसीलिए उनकी ताकत कम होती जा रही थी। तो ऐसे ही कम होते होते साल 1849 में जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने पूरे पंजाब को कैप्चर कर लिया। द मराठास वर इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर्स ऑफ इंडिया। तो अभी देखो अभी है हमारे मराठास। तो मराठास तो आपको पता ही है, मराठास के अंदर तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग और टैक्टिक्स के थ्रू ये हर एक जो इंडिया में प्रोविंस थे उनको कैप्चर करके रखते थे। तो हाउ डिड ब्रिटिश स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग मराठास विल बी स्टडीड इन नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए तो आसान नहीं था मराठास को हराना, क्योंकि जब शिवाजी की डेथ हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई थी तो इनके अंडर में पूरा इंडिया इनके अंडर में आता था। तो अब कैसे इन्होंने इतने पावरफुल मराठास को हरा लिया, कौन से टैक्टिक्स से हरा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम ही टीचर्स होंगे जो आपको टेक्स्ट बुक पूरा वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन पढ़ के समझाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छे से समझ गया होगा ये चैप्टर। ये 3 लेक्चर्स में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।